सभी स्टूडेंट्स को पिछले चैप्टर्स का ऑनलाइन स्टडी करवाया गया है। जो भी पिछले चैप्टर्स थे आपके सिलेबस में यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के क्रम में अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसी में तत्वों की उपस्थिति, अपीयरेंस ऑफ एलिमेंट्स, तत्व प्रकृति में दो रूपों में पाए जाते हैं। कितने रूपों में? दो रूपों में पाए जाते हैं। पहला है मुक्त अवस्था में। किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में। पहला है मुक्त अवस्था में और दूसरा क्या होगा भाई? संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऐसे तत्व जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है, ऐसे तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम आदि धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है मुक्त अवस्था में? क्योंकि गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन धातुओं की सक्रियता बहुत कम होती है, ये लेस रिएक्टिव होती हैं। गोल्ड के बारे में आपने देखा होगा कि गोल्ड धातु को अगर सी वाटर, समुद्री पानी में भी डाल दिया जाए, समुद्री पानी को हम लोग बहुत ज्यादा क्रियाशील मानते हैं, उसमें भी अगर गोल्ड को डाल दिया जाए तो गोल्ड की कोई रिएक्शन नहीं होती। गोल्ड केवल एक्वारेजिया मतलब अम्लराज से रिएक्शन करता है और किसी भी एसिड से या वाटर से गोल्ड कोई रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि गोल्ड इज अ वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब मुक्त अवस्था में तो ऐसी धातुएं जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा आता है संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में भाई? संयुक्त अवस्था में। ऐसी धातुएं जिनकी सक्रियता अधिक होती है, जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, ऐसी धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट समूह की क्षार धातुएं एल्कली मेटल्स जिनको कहते हैं, सेकेंड समूह की क्षारीय मृदा धातुएं जिनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक आदि धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है ना? कैसे पाई जाती प्रकृति में भाई? संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब फर्स्ट की कौन सी धातुएं हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड की कौन सी धातुएं हैं भाई? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। हालांकि रेडियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 88 होता है, वो अलग बात है। तो ये हो गया मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब ये देखो इसी क्रम में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं कॉपर। कॉपर की मेटलर्जी। कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, सिंबल इसका Cu होता है। अब आया उपस्थिति में कॉपर कैसे पाया जाता है? कॉपर प्रकृति में दो रूपों में पाया जाता है। पहला मुक्त अवस्था में, क्योंकि कॉपर धातु की सक्रियता थोड़ा कम होती है इसलिए ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है कॉपर? कॉपर चीन, अमेरिका, स्वीडन और रूस के यूरोल पर्वतों पर समुचित मात्रा में या प्रचुर मात्रा में, कहने का मतलब, पाया जाता है। दूसरा आता है संयुक्त अवस्था में। तो संयुक्त अवस्था में कॉपर अयस्कों के रूप में पाया जाता है। अयस्क को ओर्स बोलते हैं। कॉपर संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। अब हम आपको क्या करेंगे, कॉपर के जो कुछ प्रमुख अयस्क हैं उसका हम आपको चार्ट बनवाते हैं। ठीक है ना? अभी हम आपको चार्ट बनवाते हैं, उसको नोट करना है आपको। कॉपर मेटलर्जी का जो कॉपर है उसका पहला अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क है कॉपर पायराइड या कैल्को पायराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2। दूसरा है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस और कॉपर ग्लांस या इसको हम लोग कैल्कोसाइड भी बोलते हैं। कॉपर ग्लांस को क्या बोलते हैं? कैल्कोसाइड। फॉर्मूला क्या होता है? Cu2S। ठीक है ना? कॉपर मेटलर्जी में मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट जो अयस्क होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट
कोर्स में वो सल्फाइड आयस्क होते हैं। अभी हम जब एक्सट्रैक्शन करेंगे कॉपर मेटलर्जी का तो किसकी हेल्प से करेंगे? सल्फाइड आयस्क, ये दोनों की सहायता से। तीसरा जैसे हम लोग लिखवाते हैं क्यूप्राइट, क्यूप्राइट फॉर्मूला होता है Cu2O। चौथा मेलेकोनाइट, मेलेकोनाइट का फॉर्मूला क्या है भाई? CuO, ठीक है ना। पांचवा है मेलेकाइट ग्रीन का फॉर्मूला देखिएगा CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। सिक्स देखिएगा एजुराइट ब्लू, एजुराइट भी बोलते हैं या एजुराइट ब्लू भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? 2CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। तो ये क्यूप्राइट, ये दोनों कौन से अयस्क हैं? ये दोनों हैं सल्फाइड अयस्क, इंपॉर्टेंट है। ये कौन है भाई? ऑक्साइड अयस्क। कौन से अयस्क है भाई? ऑक्साइड अयस्क। और ये कौन है? बेसिक कार्बोनेट अयस्क, बेसिक कार्बोनेट अयस्क। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, ये 6 के 6 अयस्क आपको नोट करने हैं। ये 6 के 6 अयस्क आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसी क्रम में कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर के अयस्क तो आप लोगों ने अपना नोटबुक में नोट कर लिए, कॉपर के अयस्क नोट कर लिए। अब इसी क्रम में कॉपर का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर धातु के प्रमुख अयस्क सल्फाइड अयस्क हैं, जिनमें कॉपर पायराइट CuFeS2 एवं कॉपर ग्लास Cu2S प्रमुख है। अतः कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित पदों में किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण। क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अच्छा, कॉपर धातु का जो सल्फाइड अयस्क है, कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लांस, इनका जो अयस्क का सांद्रण है वो झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इसको झाग प्लवन विधि या फैन प्लवन विधि बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये झाग प्लवन विधि द्वारा हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। अब हम ये बताना चाहते हैं आपको, इस डायग्राम में झाग प्लवन विधि में होता क्या है। जैसे हम लोग बचपन में हम लोग एक मग लेते थे, मग में थोड़ा सा सोप जो होता था वो घोल देते थे, फिर खाली रिफिल लेते थे। क्या लेते थे? खाली रिफिल। और खाली रिफिल से एयर सप्लाई देते थे मुंह से। क्यों भाई? तो बबल्स आते थे कि नहीं आते थे? फ्रॉथ डेवलप होता था कि नहीं होता था मग में ना। और वो बबल्स क्या होते थे? मग के ओवरफ्लो होने लगते थे, कलर्ड फिल्म्स नजर आती थी, हम लोग उससे खेलते थे। वही मेथड है ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें यहां से हम लोग क्या करेंगे? एयर की सप्लाई देते हैं। इस टैंक में पूरा हम लोग सल्फाइड अयस्क के बारीक पीस कर, सल्फाइड अयस्क को बारीक पीस कर उसे जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। ये क्या है? ये एयर की सप्लाई के लिए छोटे छोटे ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर्स बोलते हैं। ये एयर की सप्लाई। ये क्या है? ये फ्रॉथ है, जिसको हम लोग झाग बोलते हैं। इस पूरे को, इसको क्या कहते हैं? स्टायरर है ये, एक्चुअली आपका ये स्टायरर है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी, लेकिन केमिस्ट्री में टेक्निकल लैंग्वेज में इसको गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। और इस डायग्राम का नेम क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या नेम है भाई? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है ना। ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है जिसका डायग्राम आपको जरूर बनाना है। अब इसको लिखेंगे कैसे? कैसे सप्लाई भाई? इसमें क्या होता है? एयर की सप्लाई दी, एयर की सप्लाई यहां से आए तो जो तेल से भीग, जो सल्फाइड अयस्क के कण है वो थोड़ा सा
तेल से भीगकर ऊपर जल से भरे टैंक में झाग के रूप में एकत्रित हो जाता है। ये हो रहा है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं और जो इम्प्योरिटी होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, लिखाऊंगा कि इस विधि में सल्फाइड अयस्क को बारीक पीस कर उसे जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। टैंक में थोड़ा सा चीड़ का तेल, पाइन ऑयल जिसको बोलते हैं, एवं पोटेशियम एथिल जेंथेट मिला देते हैं। पोटेशियम एथिल जेंथेट, ये पोटेशियम एथिल जेंथेट। अब आप कहेंगे, कई स्टूडेंट्स के मन में आता है क्वेश्चन कि ये पोटेशियम एथिल जेंथेट का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OCH2K। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H5OCH2K, ये है पोटेशियम एथिल जेंथेट। तो चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेंथेट मिला दिया और वायु की तेज धारा प्रवाहित कर दी। वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर होगा क्या, तेल से भीगकर सल्फाइड अयस्क के कण ऊपरी जगह पे झाग के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियां गैंग के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण किया जाता है। और अब एक नोट और लिखवाते हैं कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को नोट डाल के लिख लेना, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो ये झाग प्लवन विधि द्वारा हमने ये पूरा फ्लोटेशन प्रोसेस आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग अयस्क का सांद्रण हो गया, इसके बाद हम लोग भर्जन करते हैं। अब भर्जन में क्या होगा, एक्चुअली भर्जन को रोस्टिंग बोलते हैं। भर्जन को क्या बोलते हैं हम लोग, रोस्टिंग बोलते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात आई कि भर्जन, जैसे बोर्ड एग्जाम में अभी तो कॉपर की मेटलर्जी भी चल रही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अलग से ये भी पूछा जाता है, भर्जन किसे कहते हैं, उचित उदाहरण देकर समझाइए। व्हाट इज रोस्टिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब भर्जन किसे कहते हैं, तो हम लिखवाते हैं, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा के साथ उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। दोबारा से एक बार नोट करना, आप लोग समझना, भर्जन की जो प्रोसेस है उसमें एयर की बहुत इंपॉर्टेंस है और गलनांक के नीचे गर्म होना चाहिए। तो सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा के साथ उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब भर्जन में होता क्या क्या है, भर्जन करने पर सल्फाइड अयस्क आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, वैसे आंशिक रूप से ही होता, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है। भर्जन करने पर अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धियां वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं। सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी की अशुद्धियां एयर से रिएक्शन करती हैं और ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं। तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा अगर भर्जन किसे कहते हैं, और जो रिएक्शंस लिखनी है वो हम आगे बताएंगे। अब आ जाओ अपना कॉपर की मेटलर्जी में। तो इतना लिखने के बाद फिर कॉपर की मेटलर्जी में इस प्रकार करवा दोगे कि इस प्रकार सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा के साथ उसके गलनांक के नीचे परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है एवं परावर्तनी भट्टी में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एक बात याद रखना है कि जो भर्जन है, जो रोस्टिंग है, वो होता कहां पे है। आपको जवाब क्या है आपके पास जवाब है भर्जन की प्रक्रिया परावर्तनी भट्टी में होती है, जिसको रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग परावर्तनी भट्टी का डायग्राम भी आपको बताएंगे। अब इसी क्रम में भर्जन के प्रोसेस में ये मैंने रिवर्बरेटरी फर्नेस का डायग्राम बनाया। कौन सा डायग्राम बनाया मैंने, रिवर्बरेटरी फर्नेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तनी भट्टी बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसका सबसे पहले इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं ये सब हम बताना है,
लेकिन उससे पहले आप लोग पूरा डायग्राम ये बना लें, ठीक है ना। हम कुछ समझ लेंगे आप लोगों को कि ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। अब इस डायग्राम में है क्या, ये फ्यूल रखा हुआ है, ये ओर है, यहाँ पे अयस्क को रखा गया। एयर की सप्लाई के लिए ये ट्यूबवेल है, होपर ट्यूबवेल भी बोलते हैं, ये ट्यूबवेल है। वेस्ट गैसेज यहाँ से निकलती हैं, ये चिमनी है, ब्रिक्स का बना हुआ है, पूरा फायर ब्रिक्स लिखा हुआ है। ये फ्लेम्स और हॉट गैसेज डेवलप हो रही हैं, ठीक है ना। और को यहाँ रखा गया, ये हीट कहाँ से करेंगे, वो फ्यूल यहाँ से है सब। एयर कहाँ से सप्लाई हो रही है, यहाँ से हो रही है, ठीक है ना। तो अब ये जो परावर्तनी भट्टी है, जिसको हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं, इसका आप लोग डायग्राम अपना नोटबुक में जरूर बनाइएगा। डायग्राम के बिना काम नहीं चलने वाला, कि आपने देख लिया और हो गया तो इससे काम नहीं चलेगा। तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, डायग्राम बनाइएगा आप लोग। अब इसी क्रम में अब हम लोग क्या करते हैं, अब परावर्तनी भट्टी में कौन कौन सी रिएक्शंस, परावर्तनी भट्टी में कौन कौन सी रिएक्शंस संपन्न होंगी, ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं ये लिखवाऊंगा कॉपर, जो कॉपर के में अयस्क में कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लांस होता है, इसमें सल्फर अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो सल्फर वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। सेकंड है आर्सेनिक और एंटीमनी की अशुद्धियां, ये आर्सेनिक ले लिया मैंने, तो वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने एंटीमोनी लिया, वो एयर से रिएक्शन करके एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड। तो ये आर्सेनिक और एंटीमनी की जो अशुद्धियां थी वो वाष्पिल ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गए। अब इसके बाद तीसरे नंबर की रिएक्शंस आती होंगी, ठीक है ना। तो ये दोनों रिएक्शंस नोट कर लो। इसी क्रम में तीसरे नंबर की रिएक्शन है क्यूप्रस सल्फाइड एवं फेरस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड एवं फेरस सल्फाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर आंशिक रूप से ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। रिएक्शन क्या होगी, 2Cu2s विद बैलेंस लिख दे रहा हूं, 2Cu2O प्लस 2SO2, ठीक है ना। इसी क्रम में फेरस सल्फाइड होता है, वो भी वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, 2FeO प्लस 2SO2। ये कॉपर ग्लांस इसको बोलते हैं, या क्यूप्रस सल्फाइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये कौन है भाई, फेरस ऑक्साइड है ये आपका, ये फेरस ऑक्साइड। फेरस में Fe पर +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है। तो ये क्यूप्रस सल्फाइड था, ये आपका फेरस सल्फाइड है, ठीक है ना, ये फेरस सल्फाइड था। अब इसी क्रम में हम लोग थर्ड में क्या करते हैं, फोर्थ नंबर पे कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। कैसे, कॉपर पायराइट लिया, CuFeS2 प्लस O2, क्या क्या बनेगा, Cu2s प्लस 2Fes फेरस सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्यूप्रस सल्फाइड है। ये कौन है भाई आपका, क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है ना। ये क्या कौन है आपका, फेरस सल्फाइड, कन्वर्ट हो गया। और ये कौन है भाई, कॉपर पायराइट। तो इतनी रिएक्शन, अगर कॉपर पायराइट जिसको हम लोग कैल्कोपायराइट भी बोलते हैं, कहने का मतलब है इतनी रिएक्शंस भर्जन के रोस्टिंग के प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं, जो संपन्न कहाँ होती हैं, परावर्तनी भट्टी में। इसके बाद हम इन्हीं को अयस्क को कहाँ ले जाएंगे, अब हम उसका प्रगलन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, प्रगलन करवाएंगे, जिसको हम लोग स्मेल्टिंग बोलते हैं। अब ये प्रगलन का प्रोसेस देख लीजिए। प्रगलन की प्रक्रिया कहाँ होती है, प्रगलन की प्रक्रिया वात्या भट्टी में की जाती है। प्रगलन की प्रक्रिया जो है, प्रगलन ये देखिएगा, स्मेल्टिंग बोलते हैं,
प्रगलन की प्रक्रिया कहाँ होती है? बात्या भट्टी में। लेकिन इससे पहले हम लोग प्रगलन कहते किसे हैं? प्रगलन कहते किसे हैं? ठीक है ना। तो प्रगलन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें आप लोग। भर्जित अयस्क में, भर्जित अयस्क में उचित गालक, भर्जित अयस्क में उचित गालक एवं कोक मिलाकर, भर्जित अयस्क में उचित गालक एवं कोक मिलाकर मिश्रण को उचित ताप पर गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। भर्जित अयस्क में उचित गालक एवं कोक मिलाकर मिश्रण को उचित ताप पर गलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। प्रगलन की प्रक्रिया में क्या होता है भाई? भर्जित अयस्क का जनरली गलित धातु में अपचयन हो जाता है प्रगलन की प्रक्रिया में। और प्रगलन की प्रक्रिया में क्या होता है? प्रगलन की प्रक्रिया में जो अशुद्धियां होती हैं, प्रगलन की प्रक्रिया में जो अशुद्धियां होती हैं वो गालक के साथ, गालक को फ्लक्स बोलते हैं, गालक के साथ क्रिया करके गलित धातु मल के रूप में क्या, गलित धातु मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और कहाँ होता है गलित धातु मल? गलित धातु के जस्ट एवं ऊपर, और नीचे बात्या भट्टी में क्या होगा? इकट्ठा होता है गलित धातु। ठीक है ना। तो आपको एक काम और करना है, ठीक है ना, आपको परावर्तनी भट्टी का डायग्राम बनाना है। आपको घर पे परावर्तनी भट्टी का डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपको परावर्तनी भट्टी का जरूर बनाना है। इसी क्रम में आपको क्या करना है? परावर्तनी भट्टी का ये डायग्राम, परावर्तनी भट्टी का ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। परावर्तनी भट्टी का आप डायग्राम बना के लाइएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में परावर्तनी भट्टी में कौन सी रिएक्शंस संपन्न होती हैं, परावर्तनी भट्टी में कौन सी रिएक्शंस संपन्न होती हैं, ये सब हम आपको बता देंगे। साथ में एक काम और करना है आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फुल कॉपर की मेटलर्जी को कंप्लीट करवा देंगे। आपको अपना नोट में नोट्स बनाने हैं और उसको मेटलर्जी को तैयार करना है। साथ में आपको भर्जन की डेफिनेशन, प्रगलन की डेफिनेशन, गैंग किसे कहते हैं, और कॉपर के सभी अयस्क, उनके नाम और उनके फॉर्मूले, ये सब आप लोग तैयार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा कॉपर की मेटलर्जी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। ठीक, ओके, धन्यवाद।